नमस्कार। एएमवी नेटवर्क पर चुनाव पर खास देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान जारी है। इस चरण में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटें शामिल हैं। आम चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें, तेलंगाना की 17 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, बिहार की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान करने के लिए लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। श्रीनगर, पुलवामा, बड़गाम, गांदरबल और शोपिया जिलों को 18 विधानसभा क्षेत्रों के 17.47 लाख मतदाताओं की किस्मत साख पर है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वहीं कुल 24 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में हैं। तो वहीं इस चरण में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में यूपी के कन्नौज, इटावा, सीतापुर, शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, दौरहरा और मिश्रिख सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर देखिए, एक तस्वीर आपको आंध्र प्रदेश से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम वोट डालने पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर आपको असदुद्दीन ओवैसी की दिखा रहे हैं जहां पर वो वोट डालने पहुंचे हैं। और तीसरी तस्वीर में आपको चंद्रबाबू नायडू जो कि पूर्व सीएम है आंध्र प्रदेश के, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। चौथी तस्वीर में पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी यहाँ पर देखिए तस्वीर खिंचाते हुए वोट डालने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राज्यपाल जो है वो त्रिपुरा के, वो भी यहाँ पर वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ किशन रेड्डी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वो भी वोट डालने पहुंचे हैं। किशन रेड्डी जो कि केंद्रीय मंत्री है। साथ ही साथ अगर मैं यूपी की 13 सीटों की बात करूं तो 4 सीटों पर भाजपा की जो स्थिति है वो मजबूत है। 2 सीटें कन्नौज और इटावा पर सपा को बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं 7 सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर मानी जा रही है। 2019 के चुनाव में ये सभी 13 सीटें जिन पर आज वोटिंग हो रही है, वो सभी 13 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। और इस बार भाजपा के आगे साख बचाने की चुनौती जो है वो खड़ी हो गई है। भाजपा ने इन 13 सीटों में सिर्फ कानपुर और बहराइच में मौजूदा सांसद का टिकट काटा है और बाकी सभी सांसदों को दोबारा यहां पर मौका जो है वो भाजपा की तरफ से दिया गया है। सपा के लिए अगर हम देखें तो कन्नौज की जो सीट है वो बहुत आसान दिखाई दे रही है। खुद अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने सिटिंग सांसद सुब्रत पाठक जो है वो मैदान में है। और इतिहास बताता है कि अखिलेश और डिंपल दोनों से सुब्रत पाठक जो है वो चुनाव हार चुके हैं, मगर 2019 के चुनाव में डिंपल को हराकर वो सांसद बने थे। और बदले हुए समीकरण में अब सुब्रत को एंटी इनकम्बेंसी से जूझना पड़ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 26.85 दलित आबादी वाली इटावा सीट पर भी समाजवादी पार्टी की ही हवा दिखाई दे रही है। सपा से जितेंद्र दोहरे को प्रत्याशी बनाया गया है। दलितों में दोहरे बिरादरी का वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा है। सपा ट्रेडिशनल वोट बैंक के साथ साथ दलित बिरादरी को भी इटावा में साधने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ वोटिंग की तस्वीरें भी हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि अभी तक किन किन नेताओं ने जो है वो वोट डाल दिए हैं। इसी तरीके से यूपी में फिर से वापस आए तो उन्नाव की अगर मैं बात करूं तो उन्नाव में मौजूदा भाजपा के जो सांसद हैं साक्षी महाराज, उनको दोबारा टिकट मिला है। 5 साल में भाजपा का वोट शेयर अगर मैं उन्नाव की बात करूं तो 14% यहां पर बढ़ा है। मगर सपा कैंडिडेट अन्नू टंडन के साथ उनकी जो फाइट मानी जा रही है वो काफी टफ फाइट मानी जा रही है, क्योंकि 2009 में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचने वाली उन्नाव की पहली सांसद अन्नू टंडन है। इसलिए माना जा रहा है कि ये जो मुकाबला होने वाला है अन्नू टंडन और साक्षी महाराज के बीच, ये काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। वहीं अकबरपुर की अगर मैं बात करूं तो अकबरपुर में भाजपा के सांसद देवेंद्र सिंह भोले की राह में एंटी इनकम्बेंसी मुश्किल बन रही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कानपुर में इस बार ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण का जो कार्ड है वो खेला गया है और यहां भी जो फाइट है वो काफी टफ मानी जा रही है। भाजपा के रमेश अवस्थी के खिलाफ सपा के आलोक मिश्रा मैदान में है। तो कानपुर की जो लड़ाई है वो भी काफी दिलचस्प चुनावी लड़ाई देखने को मिल सकती है और यहां भाजपा में गुटबाजी की हवा भी बताई जा रही है। इसी तरह से अगर फर्रुखाबाद सीट की बात करूं तो भाजपा ने 2019 का टिकट दोहराते हुए सांसद मुकेश राजपूत को दोबारा यहां से प्रत्याशी बनाया है और सपा ने डॉक्टर नवल किशोर को यहां से कैंडिडेट बनाया है।
वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ओमशील जुड़ गए हैं। वहीं साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से हमारे साथ शायक खान जुड़ गए हैं और उत्तर प्रदेश से हमारे साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले ओम, मैं आपके पास आते हुए 4 सीटों पर अगर मैं यूपी की बात करूं तो मजबूत स्थिति में भाजपा दिख रही है। वहीं 2 सीटें कन्नौज और इटावा ये सपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 7 सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल पर आऊं, मैं दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। उन्नाव के नवाबगंज के सुमेरा गांव में वहां पर जो अभी मतदाता हैं उन्होंने वोट का बहिष्कार किया है। सुबह से एक भी मतदाता वहां वोट करने नहीं पहुंचा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो रेलवे द्वारा बाउंड्री बनाई गई है उससे वो खासा नाराज़ है और वो ये कह रहे हैं कि जब तक कोई अधिकारी उन्हें बोल नहीं देता कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तब तक वोट वो नहीं देने जाएंगे और वोट का वो बहिष्कार करेंगे। एक तस्वीर उन्नाव से सामने आ रही है। वहीं अगर हम बात करें, अगर आपके सवाल पर अगर मैं वापस आता हूं तो जो आप कन्नौज की बात करनी, जो अखिलेश यादव की सीट की बात करनी है, तो 2019 में भले जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वो जीत कर आए थे और समाजवादी पार्टी को शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पास 2 प्लस पॉइंट है। एक, जो मुलायम सिंह का जो निधन हुआ उसके बाद से ये पहला चुनाव है, तो वो इस मायने में खास हो जाता है कि एक सेंटिमेंट वोट्स जो मुलायम सिंह यादव के पक्ष में एक समय पे हुआ करता था, उसके बाद वो स्विंग हो गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इस बार वो कुछ वोट्स है जो कि अखिलेश यादव के खेमे में आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से जन समर्थन भी हमें रैलियों में इंडी गठबंधन के और सभाओं में हमें देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। डिंपल यादव की बात करते तो डिंपल यादव भी जिस तरीके से चुनावी मैदान में हैं और जिस तरीके से वो ताल ठोक रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सराहनीय और जन समर्थन एक तरीके से उन्हें मिल रहा है। वहीं अगर हम फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में मुकेश राजपूत को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है और वहां से टिकट दिया है और वो काफी अच्छा टक्कर भी दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, तो अजय मिश्र टेनी जो कि केंद्र राज्य मंत्री हैं, वो तमाम विवाद में रहे। वो उनके बेटे को लेकर कि जिस तरीके से किसानों पर जो गाड़ियां चलाई गई थी उनके बेटे द्वारा, ऐसा आरोप विपक्ष लगाती भी आई हैं और उनके बेटे जेल भी जा चुके हैं इस आरोप में। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे मुद्दे हैं वो लखीमपुर खीरी में हावी हैं। कहीं ना कहीं एक चुनौती अजय मिश्र टेनी को उनके क्षेत्र में इस बार मिलने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इससे ज्यादा वोट इससे ज्यादा प्रभावित होता है या फिर से एक बार मोदी के ही चेहरे पर इस बार वोट मिलने वाला है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हम देखते आए हैं कि जो कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर सिर्फ मोदी और योगी के वोट नाम पर वोट मिलता है, ना कि किसी उम्मीदवार के चेहरे पर मिलता है। ठीक है, वो मैं आपके पास वापस लौटूंगी अगले सवाल के साथ। शायक, आपके पास आते हुए, जम्मू कश्मीर में एक सीट पर चुनाव है, कैसी तस्वीरें वहां पर सामने आ रही हैं? अगर मैम बात करें, अभी फेज 4 का इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन का, और मैं बता दूं कि यहाँ पे सियासी बहुत चेंजेस आ चुकी है, आप ये सब लोगों को मालूम ही है। और उसके साथ साथ अभी चुनाव हो रहे हैं फेज 4 का, वो श्रीनगर सीट के लिए हो रहा है जहां पे पीडीपी, एनसी और अपनी पार्टी लड़ रही है। अगर बात की जाए इन पार्टियों में सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट जो है एनसी का दिख रहा है, जिसमें हम बताया जाए कि 13 बार इलेक्शन लड़ा गया है एनसी ने इस सीट से और 10 बार उन्होंने जीत हासिल की है। और अभी सब लोगों का यही मुद्दा है, जो रीजनल पार्टीज है, 370 का मुद्दा है, जिस मुद्दे पे वो सियासत कर रहे हैं। यही बड़ी बात। शायद आपके पास लौटूंगी और अगले सवाल के साथ सिद्धार्थ आपके पास आते हुए, जिन 13 सीटों पर चौथे चरण में यूपी में चुनाव हो रहा है, वो 13 सीटें 2019 में भाजपा ने जीती थी। तो इस बार कितनी बड़ी चुनौती भाजपा के सामने अपने साख बचवाने की है? सिद्धार्थ। बार से बीजेपी ने सब सीटें जीती थी और बीजेपी ने यहाँ से काफी जब इन सीटों को जीतकर बीजेपी ने जो है वो 1 नंबर पे थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बार चुनौतियां बहुत है। कन्नौज की बात कर ले, कन्नौज में खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं सुब्रत पाठक के खिलाफ। एक चीज आपको बता दें कि वहां पर जो लोध मतदाता है उनमें खासी नाराजगी है सुब्रत पाठक को लेकर। तो
आसान नहीं है भारतीय कुछ चीजें। और आपको बता दें पिछली बार 12,000 वोटों से चुनाव हारी थी जब डिम्पल यादव, तो तिरवा सीट जो तिरवा विधानसभा है वहां पर काफी खराब स्थिति हुई थी डिम्पल यादव की, कारण से चुनाव हार गई थी। और जो ब्राह्मण बाहुल विधानसभा थी वहां पर भी चुनाव हारी थी। तो इस बार जो लोग जहां पर लोग मतदाता ज्यादा है, लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां पर खुद जाकर रोड शो किया गया था। और ये अखिलेश यादव को बिल्कुल पता था कि पिछली बार जो नेता थे लोग के वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में थे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ था। अब सबकी वापसी हो गई, सब समाजवादी पार्टी के साथ है। तो इस बार कहीं ना कहीं एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें कि जो कन्नौज है, कन्नौज जो लोकसभा क्षेत्र है वो तीसरे नंबर पर है क्षेत्र के मामले में। दूसरे नंबर पर उन्नाव है, तो पहले नंबर पर गाजियाबाद। तो कहीं ना कहीं जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको लेकर कहीं उसकी बात कर ले तो काफी बड़ी संख्या आती है। तो लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यहाँ पर मजबूत दिख रहे हैं। अब एक चीज ये देखना है कि ब्राह्मण मतदाता कितना बीजेपी के साथ जाता है। बिल्कुल, अगले सवाल के साथ मैं ओम आपके पास आना चाहूंगी। भाजपा ने जिन 13 सीटों पर अब इस बार उम्मीदवार उतारे हैं उसमें से कानपुर और बहराइच 2 के सिटिंग सांसद जो थे उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह दूसरे उम्मीदवारों को यहां से उतारा गया है। ये फैसला कितना प्रभावी साबित होगा या फिर ये फैसला भाजपा को ले डूबेगा इन 2 सीटों पर? देखिए, वो जो पुराने जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी भी था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत विरोध के वजह से ये दोनों सीटों पर उम्मीदवारों को बदला गया है। अब अगर हम बात करते हैं मुद्दों की, तो मुद्दे इस बार काफी ज्यादा हावी हैं, चाहे वो हम बात करें पेपर लीक की या फिर बेरोजगारी की, जो कि हमेशा से उत्तर प्रदेश में जब 2019 के बाद अगर हम देखेंगे तो लगातार ये मुद्दे रहे हैं और ये हमें धरातल पर भी देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वोटर्स होते हैं उनका माइंडसेट ये हो गया है कि अब जो भी है मोदी के चेहरे पर वोट मिलता है, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वोट मिलता है। तो क्या आने वाले समय में जो आज मतदान किए जा रहे हैं और इसके बाद जो मतदान हुए हैं, इससे पहले जो माफ कीजिएगा इससे पहले जो मतदान हुए हैं, उसमें जिस तरीके से हमें लोगों का हुजूम और मतदाताओं का हुजूम हमें देखने को मिला है वो काफी सराहनीय है। वहीं अगर हम दूसरे तरफ देखेंगे, बेगूसराय की अगर बात करते हैं बिहार से, तो वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो वो काफी ज्यादा अच्छे आने के आसार है, क्योंकि सुबह से काफी ज्यादा वोट देने के लिए लोग निकल रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी से तो बेगूसराय से गिरिराज सिंह 2019 में भी खड़े थे और अभी 2024 में भी हैं। लेकिन 2019 में वहां से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे, जो कि अभी कांग्रेस के टिकट पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, मनोज तिवारी को टक्कर दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें बेगूसराय की, तो बेगूसराय में गिरिराज सिंह को टक्कर लेफ्ट के प्रत्याशी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां पर एक लेफ्ट का जनादेश रहा है और वहां पर जो वोटर्स है लेफ्ट के लिए वो कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू दूसरे क्षेत्र के वहां पर ज्यादा है। लेकिन पिछले बार भी गिरिराज सिंह काफी ज्यादा वोटों से जीते थे कन्हैया कुमार से। इस बार भी आसार है कि वो जीत हासिल कर सकते हैं। अगर हम वही अब बात करते हैं मुंगेर की, तो मुंगेर लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर जो ललन सिंह है, जो कि राजीव रंजन, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के, वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टक्कर दे रहे हैं उस क्षेत्र से और उनका वो क्षेत्र भी रहा है और वहां से वो ताल ठोकते हुए नजर भी आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से आपको एक और सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला वाकई में आपने सही कहा गिरिराज सिंह का दिखाई दे रहा है और अवधेश राय अब ये तय करेंगे कि वो उनको कितनी कड़ी टक्कर वहां पर दे पाते हैं। अगले सवाल के साथ शायद मैं आपके पास आते हुए, मुद्दों की बात हो रही है और मुद्दे जो है जम्मू कश्मीर में भी बहुत प्रभाव रखते हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों 370 जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा, या फिर आतंकवादियों का वहां पर सर्वनाश करने की बात हो, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है आपको इस बार कौन सी पार्टी पर प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है, कौन सी पार्टी जो है वो जनता के दिल में जगह बनाने वाली है? शायक अच्छा सर, देख रहे होंगे तुम लोग क्या कर रहे हैं। शायक आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए अगले सवाल के साथ सिद्धार्थ में आपके पास आते हुए, कन्नौज की सीट तो इसलिए आसान है क्योंकि वहां पर अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इटावा की सीट की अगर मैं बात करूं तो 26.85% वहां पर दलित आबादी है, जिसका सीधा सीधा फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। तो भाजपा के लिए यहां पर कितनी बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो जाती है सिद्धार्थ?
लग रहा है कि दलित वोटर उसके साथ जाएगा। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, इटावा की बात कर ले या फिर जो और सीटें हो रही वहां की बात कर ले, तो बीजेपी को एक विश्वास है कि जो डबल इंजन की सरकार है उसने काम किया। देखिए बीजेपी ये बताने का प्रयास करती है कि उसकी जो डबल इंजन की सरकार है उसने काफी काम किया, लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए जो पूरा चुनाव हो रहा है लोकसभा का उत्तर प्रदेश की खासकर बात कर ले तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हो रहा है। देखिए एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, उसको लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा कहीं ना कहीं उसको लेकर विपक्ष ने उसको घेरा। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो लगातार उसको घेरती थी, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज प्लस पॉइंट है बीजेपी के साथ कि जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो कानून व्यवस्था तो बेहतर हुई है। इसको आम लोग मानते हैं, जब हम आम लोगों से मिले तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। देखिए कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे हर वर्ग ये चाहता है कि कानून व्यवस्था मजबूत हो और उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, ऐसा बीजेपी भी कहती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, जो उन्नाव में साक्षी महाराज चुनाव लड़े उनके लिए काफी मुश्किल भरा दौर है, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एंटी इंकम्बेंसी भी उनके साथ है। और दूसरी बात है, अन्नू टंडन जब चुनाव हार गई तभी वो लगातार क्षेत्र में बनी थी और लोड मतदाता की संख्या काफी ज्यादा है वहां पर। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि लोड मतदाता काफी महत्वपूर्ण होंगे वहां पर। अब देखना यह है आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और कहा कि जो मतदान होने के पहले कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि पत्रकार जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, तो इस तरीके के बयान उन्होंने दिया है। साक्षी महाराज इस तरीके के बयानों को हमेशा इस तरीके से बयान देते हैं और उन्होंने अपना काम कर दिया। देखना यह मतदाता किस तरीके से किसके पक्ष में जाता है। अन्नू टंडन को एक विश्वास ये है कि वो लोगों से जुड़ी रही। और एक मुद्दा ये रहा कि देखिए अंतर कला हर जगह है, ये जितनी सीटें हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुश्किल दौर ये अंतर कला। देखिए कानपुर की बात कर ले, कानपुर सबसे महत्वपूर्ण सीट है। कानपुर में सवर्ण वर्सेस सवर्ण है, तो दोनों ही प्रत्याशी सवर्ण बिरादरी से आते हैं। तो एक चीज वहां सबसे महत्वपूर्ण बाहरी, ये लगातार एक मुद्दा वहां रहा रमेश अवस्थी को लेकर कि वो बाहरी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं उसको मुश्किल का सामना करना पड़ा। कई बार समाजवादी पार्टी की जो नेता है वो लगातार ये बोलते रहे कि ये बाहर से आए हैं और ये अपने बीजेपी के लोगों को नहीं पहचानते। देखिए अंतर कला वहां पर है, देखना ये है कि अंतर कला से जुड़ती हुई बीजेपी किस तरीके से वहां निकलती है। और एक चीज और बताना चाहेंगे दर्शकों को, लगातार बीजेपी को ये विश्वास है कि जिस तरीके से रोड शो किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर होगा। देखना ये है कि कितना गेम चेंजर होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी की साख इस समय दांव पे लगी है और पिछली बार जिस तरीके से सब सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, अब देखना यह है बीजेपी इस चरण में कितनी सीटें जीतती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ठीक है, अगले सवाल के साथ ओम मैं आपके पास आना चाहूंगी। 13 सीटों पर जिन पर मतदान हो रहा है उनमें सबसे ज्यादा दलित ओबीसी वोटर हैं। अगर दलित ओबीसी वोटर की परसेंटेज की बात करूं तो 35 से 36% वोटर्स यहां पर दलित और ओबीसी वर्ग से आते हैं। क्या लगता है आपको किस पार्टी को ज्यादा फायदा होगा इनका? देखिए एक समय था जो कि ओबीसी वोटर्स ज़्यादातर समाजवादी पार्टी का रुख करते थे, लेकिन कुछ समय से चाहे हम 2019 की बात कर ले और 2017 जो विधानसभा चुनाव थे उसके बाद से हमें देखने को मिला है कि वो जो ओबीसी वोटर्स जो अखिलेश यादव के पक्ष में था वो कहीं ना कहीं स्विंग स्लाइटली मूव किया है भारतीय जनता पार्टी की ओर। और जो दलित जो वोट बैंक था वो तो बसपा के साथ हमेशा से रहा ही है, लेकिन जो बसपा की भी अगर बात करें तो वहां से भी कुछ परसेंट अगर दलित वोट की बात करें वो भी कहीं ना कहीं उसका ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और चंद्रशेखर रावण को मिला है, जो कि दोनों खेमों में वो वोट बैंक बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम वही बात करें कि समाजवादी पार्टी की तो ओबीसी को लेकर एमवाई फैक्टर को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी काम करते आई है, लेकिन इसमें अभी सफल कुछ चुनावों से 2-3 चुनाव से, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात कर ले या फिर लोकसभा चुनाव की बात कर ले, वैसी सफलता जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या फिर इंडी गठबंधन सोचती है वैसी सफलता मिल नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हाथ मार ले रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो बोलपुर की अगर बात करें तो बीती रात वहां पर टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हो गई और जिससे कि उस क्षेत्र में काफी ज्यादा नाराजगी है और इस नाराजगी का सामना वहां के जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं और जो आम लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। और इसी को लेकर
मतदान भी किया जा रहा है कि जो हिंसा हो रही है बंगाल में लगातार। आपको बता दूं, अगर बहरामपुर की बात करते हैं, बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी लड़ रहे हैं टीएमसी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से, तो वहीं टीएमसी से यूसुफ पठान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है बहरामपुर का, काफी टक्कर का मुकाबला है, काफी वहां पर टक्कर दिया जा रहा है यूसुफ पठान द्वारा भी और अधीर रंजन चौधरी वहां से वर्तमान सांसद भी, और काफी दमखम के साथ वो चुनावी मैदान में ताल भी ठोक रहे हैं। वही अगर हम कृष्णा नगर की बात करें तो कृष्णा नगर में भी महुआ मोइत्रा चुनावी मैदान में है। जिस तरीके से पूर्व के दिनों में हमने देखा, जो महुआ मोइत्रा विवाद में थी और उसके बाद उनका जिस तरीके से बयान सामने निकल कर आता है और वो जो गिफ्ट्स वगैरह का जो पूरा मामला चल रहा था संसद में और पार्लियामेंट में, जो पैसे के बदले सवाल पूछने का जो मामला था, उससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सुर्खियों में महुआ मोइत्रा रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये चुनाव में प्रभावित करता है और क्या उनको ये सीट अपनी खोनी पड़ती है इस चुनाव में, ये बड़ा सवाल है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या वोटिंग परसेंटेज होती है और 4 जून को ये पता लगेगा कि क्या महुआ मोइत्रा हो या फिर अधीर रंजन चौधरी हो या फिर यूसुफ पठान हो, वो अपने क्षेत्र में विजय पाते हैं या नहीं पाते हैं। ये बड़ा सवाल। अगले सवाल के साथ शायक मैं आपके पास आते हुए, तमाम मुद्दे को ऊपर जो है चुनाव लड़ा जाता है, तमाम राज्यों के तमाम अलग अलग मुद्दे होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो क्या लगता है आपको, कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावी होने वाले हैं और किस पार्टी को इसका फायदा मिलने वाला है? शायक आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए अगले सवाल के साथ सिद्धार्थ में आपके पास आते हुए, कानपुर में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है, ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण का। और अगर मैं दूसरी पार्टी की, विपक्षी पार्टी की बात करूं तो उसने भी अपनी तरफ से ब्राह्मण को उतारा है। तो यहाँ पर भी जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है सिद्धार्थ। बिल्कुल, वहां से टिकट काकर जिस तरीके से रमेश अवस्थी को मौका दिया गया, तो बीजेपी ने कोशिश की एक नए प्रत्याशी को उतारा जाए और ये कोशिश की जो उसका परंपरागत वोट है वो और जो रमेश अवस्थी है उनकी जो बिरादरी का वोट है उसको कहीं ना कहीं जोड़कर एक आसान सी जीत को दर्ज कर लिया जाए। देखना ये, लेकिन एक चीज है जो बहुत वहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया बाहरी वर्सेज, और जो बाहरी होने के कारण कहीं ना कहीं रमेश अवस्थी को काफी विरोध का सामना करना पड़ा है। अब देखना ये है कि ये मतदान लोग इसको भूल कर करते हैं। जिस तरीके से रोड शो हुआ, खुद प्रधानमंत्री ने जाकर रोड शो किया है, तो ये एक चीज काफी महत्वपूर्ण है वहां पर। लेकिन लड़ाई वहां पर है, वहां पर टक्कर इस समय आमने सामने टक्कर है गठबंधन, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। एक चीज और बताना चाहेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोकसभा ओबीसी आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। तो ओबीसी जो है वो 2 पार्टों में बट गया है, एक यादव समाज से ओबीसी है और एक गैर यादव। तो गैर यादव ओबीसी पर बीजेपी की नजर है। अगर गैर यादव जो ओबीसी जो यादव बिरादरी से नहीं आते हैं वो अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो इन 13 सीटों पर जीत में बीजेपी को फायदा मिलेगा और बीजेपी तब जीतेगी अगर ये उसके साथ जाएगा। ये समाजवादी पार्टी। ठीक है, आखिरी सवाल के साथ शायक आपके पास आते हुए, मुद्दों की बात हो रही है, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में वो कौन से मुद्दे हैं जो किसी पार्टी को जीतने में कामयाबी दिलाएंगे? उसको लेकर शायक आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ओम आपके पास आते हुए, अगर पूरे यूपी के मुकाबले को देखा जाए तो क्या लगता है आपको, बीजेपी को 80 में से कितनी सीटें आ सकती हैं? क्योंकि 80 की 80 सीटों पर बीजेपी अपनी ताल ठोक रही है, लेकिन सर्वे की अगर हम माने तो 78 सीटें बीजेपी की ओर से निकल कर आती हैं। क्या लगता है आपको, इटावा और कन्नौज की सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी? बिल्कुल, देखिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी को 80 उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन अगर हम मुकाबले की बात करें तो मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है, चाहे वो इटावा की बात करें या फिर कन्नौज की बात कर ले, या फिर हम लखीमपुर खीरी की बात करें जहां से अजय मिश्र टेनी लड़ रहे हैं। और अगर रहा बात सर्वे का, जो भारतीय जनता पार्टी का है, जिसमें कि 80 में से 78 सीटें दिखाई गई हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल सा
अभी वर्तमान में लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, चार चरण का चुनाव बीत चुका है। और आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी जो एक नारा देती थी अब की बार 400 पार, वो भी रैलियों में से गायब हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो भी सारे मुद्दे थे, आपको याद होगा विपक्ष ये भी आरोप लगाने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि जिन पर लगातार ये आरोप लगते आए थे कि अडानी अंबानी का वो मदद करते हैं, और विपक्ष द्वारा लगातार सवाल उठाए जाते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक तेलंगाना की रैली में अंबानी अडानी को लेकर तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे मुद्दे हैं अब ये उल्टे पड़ते जा रहे हैं। और अगर जिस तरीके से हम बात करें 80 में से कितनी सीटें आएंगी, तो जो MY फैक्टर है, क्योंकि आपको मैं इससे पहले का जो सवाल था आपको उसमें भी बताया कि जो MY फैक्टर है जो उत्तर प्रदेश में, और जो यादव OBC वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं 2017 और 2019 के बाद समाजवादी पार्टी से स्लाइटली मूव किए हैं बीजेपी की तरफ। और अगर दलित वोट की बात करें तो वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कुछ वोट बैंक वहां पर भी गए हैं। तो ठीक है ओम, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।